24 का चौधरी कौन लाइव हिंदुस्तान की इस चुनावी कवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं नीतीश और मेरे साथ आप जिसे देख पा रहे हैं वो धर्मेंद्र यादव हैं। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। सर, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार और क्या लग रहा है, किस तरह का मुकाबला? जहाँ तक मैं कह सकता हूँ बहुत अच्छा, बहुत व्यापक सहयोग, व्यापक समर्थन और बुजुर्गों का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है और लोग इस बार बीजेपी की सरकार को हर हाल में हटाना चाहते हैं और इसीलिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पे मुझे अपना समर्थन दे रहे हैं। आजमगढ़ लोकसभा सीट पे ये जो चुनाव हो रहा है, कौन से मुद्दे लेके आप जा रहे हैं? 18 महीने बाद 18 महीने पहले उपचुनाव हुआ था, वहाँ कहाँ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ कहाँ फेल हुए हैं? देखिए, वो कहीं पास ही नहीं है। वो प्रधानमंत्री जी को लाए थे अभी कुछ दिन पहले और एक कमरे का उद्घाटन कराया था जिस हवाई अड्डे को सदैव नेताजी ने अपने कार्यकाल में बनवाया था। उस हवाई अड्डे में एक कमरे का उद्घाटन कराया था, वो भी 34 दिन के अंदर उसमें आग लग गई। उपलब्धि के नाम पे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं उपलब्धि के नाम पे। आज कन्नौज की खूब चर्चा हुई, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने अपना वहां से नामांकन दाखिल किया है। सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा कन्फ्यूजन क्यों हुआ? पहले तेज प्रताप जाते हैं, फिर अखिलेश यादव जाते हैं, कहीं कुछ दुविधा थी या ये सब कुछ रणनीति की वजह चलते हुआ है? नहीं, रणनीति भी है। कन्नौज से आदरणीय अखिलेश यादव जी का पुराना रिश्ता है, उन कन्नौज के लोगों की चाहत थी और उन्होंने लोगों की चाहत को पूरा किया है और वो स्वयं तो ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे जीतेंगे। उनके नाम पर पूरे प्रदेश में एक आंधी चल रही है और जो भी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं सब जीत के आएंगे। सर, ये बहुजन की ओर से भीम राजभर को उम्मीदवार बनाया गया था, अब खबर आ रही है कि उन्हें सलेमपुर भेजा जा रहा है, तो क्या कुछ चिंता बढ़ गई है? कुछ इस तरह से अगर चिंता बढ़ जाएगी तो हम लोग परमानेंट चिंता में रह जाएंगे। नहीं, लोग जाति समीकरणों के हिसाब से कह रहे थे कि आजमगढ़ के लोगों की कृपा से और आशीर्वाद से कोई चिंता समाजवादियों को नहीं है। आजमगढ़ के और समाजवादियों के रिश्ते ऐसे हैं, यहाँ दिल ऐसे जुड़े हैं कि यहाँ के लोग कभी हमें चिंता में आने नहीं देंगे। अगर कहीं मैं पिछली बार चिंतित हो जाता तो शायद आजमगढ़ के लोग मुझे हारने न देते। अगर बसपा ने कोई मुस्लिम कैंडिडेट दिया तो कोई भी दे, वो तो उनकी पार्टी है, जिसको चाहेंगे देंगे, हमें उसमें कोई लेना देना नहीं है। जो भी आएगा मैदान में लड़ा जाएगा, लेकिन आजमगढ़ के लोग मन बना चुके हैं समाजवादी पार्टी के पक्ष में। मैं लोगों से बात कर रहा था तो इसी बात पे ज़्यादा चर्चा हो रही थी कि ठीक है, बातें तो बहुत सारी होती हैं लेकिन वोट कहीं ना कहीं जाति और धर्म के समीकरणों के आधार पे पड़ते हैं और यही वजह थी कि गुड्डू जमाली को आप लोग साथ लेकर आए, फिर कुछ पासा पलटता नजर आ रहा है। कुछ क्या बात करते हो आप लोग? अब मैं अभी कुछ कहूँगा तो ज़्यादा आपको लगेगा कि बड़ी बात कह रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, 4 जून का इंतज़ार करो और उसके बाद देखना कि आजमगढ़ की जनता क्या है। सर, बस दो तीन बातें और कर लेते हैं। आप लोग अपने चुनाव प्रचार में जो बातें रख रहे हैं उसमें संविधान को लेके और आरक्षण को लेके बातें हो रही हैं कि अगर 400 सीटें आई तो संविधान बदल दिया जाएगा और इस पे उधर से जवाब भी आ रहा है कि ये बेकार की बातें हैं, ऐसा नहीं होगा। उनके कई नेता कह चुके हैं, क्या उसका खंडन आया? क्या गाजीपुर के उम्मीदवार ने क्या कहा, इस बात का खंडन आया बीजेपी से? आपके फैजाबाद के उम्मीदवार और वहाँ के सिटिंग सांसद ने जो बात कही, क्या उसका खंडन हुआ आज तक खंडन हुआ? इनके बयान सुनिए आप पहले। दूसरी बात, आरक्षण का जहाँ तक मामला है, मोदी जी ने डायरेक्ट भर्ती आईएएस लोगों की है, जीएस स्तर की लगभग 350 आईएएसों की। मैंने भी आज पता किया बरेली का भाषण, तो वो आरक्षण की बहुत लंबी लंबी बात कर रहे थे और कह रहे थे कि माइनॉरिटी के लोगों को आरक्षण दे देंगे। मोदी जी से या बीजेपी के लोगों से आप पूछिए कि उन 350 में कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने कुमार हैं, कितने कश्यप हैं, कितने निषाद हैं, कितने कुर्मी हैं, कितने कोयरी हैं, कितने साक हैं, कितने चौहान हैं, कितने राजभर हैं, बताएं। तो एक भी हो मैं चुनौती देता हूँ, एक भी पिछड़ी जाति का कोई आईएएस नियुक्त नहीं हुआ है। तो इसको लेके तो डायरेक्ट 350 भर्तियाँ मोदी जी की सरकार ने की हैं दिल्ली में। आप लोग जवाब मांग सको तो मांगना, आप न मांग पाओगे तो कोई बात नहीं, जनता तो जवाब मांगेगी और जवाब देगी भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात पे ही एक सवाल कर लेते हैं कि जैसे उन्होंने मंगलसूत्र और मुसलमान सीधे सीधे इन चीज़ों का इस्तेमाल किया, क्या लग रहा है कि राजनीतिक बहस और पूरा गेम जो है उनके पाले में जाता नजर आ रहा है? अगर हिंदू मुस्लिम और ध्रुवीकरण हुआ तो भाजपा को फायदा हो सकता है। ये देश की मीडिया का दुर्भाग्य है कि मीडिया के लोगों को इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। आज सवाल ये है कि 20 करोड़ रोजगार का हिसाब किताब कौन देगा?
जो 2 करोड़ हर साल के हिसाब से वादा था वो भी मोदी जी की गारंटी थी। वो 20 करोड़ रोजगार कहाँ हैं, आज नौजवान हिसाब किताब मांग रहा है। आज किसान पूछ रहे हैं हमारी आमदनी दूनी कहाँ है। आज किसान पूछ रहे हैं कि स्वामीनाथन जी की जो सिफारिश है, जिस सिफारिश के आधार पर उनको भारत रत्न जैसी उपाधि भी मिली है और वो इसके हकदार भी थे, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पे क्यों नहीं चले। स्वामीनाथन जी ने कहा था कि लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य होना चाहिए, क्यों नहीं आज तक लागू हुआ? क्यों नौजवानों को रोजगार नहीं मिला? क्या देश में महंगाई कम हो गई? क्या देश के रुपए की वैल्यू डॉलर के तुलना में बढ़ गई? क्या देश नहीं बिकने दूंगा का नारा सफल है? क्या देश के हर चीज़ बेच दी उन्होंने। तेल बेचा, रेल बेचा, हवाई जहाज बेचे, हवाई अड्डे बेचे, बंदरगाह बेचे, बीमा कंपनियां बेच दी, बैंकें बिक रही हैं, वेल बिक गया, गेल बिक गया। बताओ और क्या चाहते हो? देश में कुछ बचा है बेचने को? उसके बाद भी मीडिया के लोगों को इन्हीं तरह की बातों में, जहाँ तक उस बयान का सवाल है, मैं समझता हूँ बहुत संवेदनहीन बयान है। किसी भी महिला के लिए मंगलसूत्र की क्या कीमत है, जो परिवार वाले लोग हैं, जिन महिलाओं ने मंगलसूत्र पहना है, वो जानती हैं उस कीमत को। ये संवेदनहीन चीज़ें राजनीति में नहीं आनी चाहिए। सर निरहुआ की बात कर लेते हैं। एक यहाँ से माना जा रहा है कि मुख्य मुकाबला आपसे होगा। उनका ये कहना है कि उनका ज़्यादातर भाषण देखिए जब वो जा रहे हैं ऐसे सभाओं में तो परिवारवाद पे निशाना साध रहे हैं कि जो यादव, अखिलेश यादव का परिवार है, उन्हें कोई अपने बाहर नहीं कोई यादव कैंडिडेट दिखता है। इस तरह की बातें जो कही जा रही हैं लोग। देखिए, निरहुआ जी अपना खुद का परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं। उनके भाई लगातार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चुनाव में भी, मेरे पिछले उपचुनाव और वर्तमान चुनाव में भी विजय लाल जी लगातार प्रचार कर रहे हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी की जिस परिवार की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा परिवार हो चुका है उनका, पीडीए परिवार। और पीडीए परिवार इतना बड़ा हो चुका है, आप समाजवादी पार्टी के घोषित उम्मीदवारों की सूची देखिए, तब आपको एहसास होगा कि आदरणीय अखिलेश जी का परिवार कितना बड़ा हो चुका है। सर आखिरी सवाल, क्या लग रहा है कितनी बड़ी जीत की उम्मीद कर रहे हैं आजमगढ़ लोकसभा सीट पे, और ओवरऑल यूपी में जो 80 सीटें हैं उसमें आप इंडिया गठबंधन को कहाँ देखते हैं? इंडिया गठबंधन ऐतिहासिक जीतेगा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि 79 हम जीत रहे हैं, एक पर अभी हम लोग बढ़त बनाने की संघर्ष में हैं और बढ़त बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।